हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम अराउंड 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड विथ ईच क्वेश्चन हम अराउंड 4 to 5 फैक्ट्स एक्स्ट्रा पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अहिल्याबाई द सेंटली क्वीन of Maheshwar, that is central India, belonged to which dynasty? Correct answer will be option number C, यानी कि होलकर डायनेस्टी। तो अहिल्याबाई ये होलकर डायनेस्टी को बिलोंग करती थी और इनको सेंटली क्वीन के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात अगर हम करें होलकर डायनेस्टी की, तो होलकर डायनेस्टी इट वॉज फाउंडेड बाय मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर forming this Holkar dynasty. Ahilyabai Holkar was a 18th century Indian queen and the ruler of Maratha kingdom of Indore. तो इंदौर मराठा किंगडम जो इंदौर में सिचुएटेड था, यहाँ पे रूल किया था अहिल्याबाई होलकर ने। शी वॉज बॉर्न इन 1725 in चौंदी, a village in the state of Maharashtra, and was married to Khanderao Holkar, the Maharaja of Indore. After the death of her husband, Ahilyabai Holkar assumed the reins of the kingdom and ruled for over 3 decades. She is remembered for her military successes, her administrative skills, and her religious and charitable works. तो बेसिकली अहिल्याबाई होलकर का अगर आपसे रूलिंग पीरियड पूछा जाए दैट विल बी 3 decades और 30 years. इसके अलावा अगर हम बात करें मराठा एम्पायर की, तो सो इट वॉज फाउंडेड इन द लेट 17th century बाय शिवाजी भोसले, जिनको छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एन इंडियन ट्राइकलर मॉडल्ड आफ्टर दैट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोइरंग। तो मोइरंग में एक इंडियन ट्राई कलर को अनफर्ल किया गया था इन द ईयर 1944। ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन ट्राई कलर है वो फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ अनफर्ल किया गया था? द लाहौर सेशन ऑफ 1929 में हमारा इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम अनफर्ल किया गया था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन द ईयर 1944 इन मोइरंग, मणिपुर, एन इंडियन ट्राइकलर मॉडल्ड आफ्टर दैट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। द फ्लैग ऑफ आज़ाद हिंद वाज रेज्ड बाय शौकत हयात मलिक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडियन फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग आर इंडियन फ्लैग और ट्राइकलर। इसके अलावा अगर हम प्रपोर्शन की बात करें लेंथ इज टू ब्रेथ की, सो ये रेशियो है 3:2। अगर हम बात करें हमने अपना जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज एज पर विच चार्टर एक्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज लीगलाइज्ड? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंडर जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इट वाज फाइनली लीगलाइज्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें पर्पस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज टू स्टॉप द कंपनी रूल इन इंडिया और अलाउ करना द ब्रिटिश मर्चेंट्स को कि टू ट्रेड इन इंडिया एंड इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द कंट्री। As per the Charter Act of 1813, the monopoly of British East India Company was ended and British colonization of India was legalized. The act clearly upheld the British Queen's sovereignty over the company's territories of India. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर हम एक्ट की बात करें तो कंपनी के रूल को एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो रूल था उसको एक तरीके से टर्मिनेट करना हम कह सकते हैं अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट बेसिकली एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So, in which year the policy of subsidiary alliance was signed by Nizam of Hyderabad? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1798 में। तो 1798 में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस को साइन किया था और सब्सिडरी अलाइंस सबसे पहले यहीं पे लगी थी। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली
and it was signed between Lord Wellesley and Nizam of Hyderabad in 1798. The other state that brought under the British control of this system was Tanjore in 1799, Awadh in 1801, and Gwalior in 1804, Indore 1817, Udaipur and Jodhpur and Jaipur in 1818. ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस थी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये गवर्नर जनरल रहे थे फ्रॉम 1798 टू लेकर 1805 के बीच में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर हम बात करें सब्सिडरी अलाइंस की, तो एक तरीके से ये मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बेसिकली इन रिटर्न में जो इंडियन स्टेट्स थे उनको एक तरीके से रेवेन्यू देना पड़ता था टू द ब्रिटिश पीपल, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये बेसिकली थी सब्सिडरी अलाइंस इन सिंपल वर्ड्स। एज पर द सिस्टम, एनी स्टेट विच एंटर्ड इनटू दिस अलाइंस हैड टू गिव मनी और सम टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेज इन द स्टेट, और बदले में ब्रिटिश फोर्सेस का ये काम था कि वो एक तरीके से स्टेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। So the next question is, who among the following, which among the following was the capital of independent state of Bengal? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल की कैपिटल सिचुएटेड थी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So if we talk about the city of Murshidabad, or this independent capital of Bengal, so after the death of Mughal ruler Aurangzeb, independent state of Bengal was emerged. So basically Aurangzeb was the last strongest Mughal emperor हम कह सकते हैं, या फिर last strongest Mughal emperor who died in the year 1707. So Murshid Quli Khan was the founder of the independent state of Bengal after the death of Aurangzeb. Murshid Quli Khan, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। He transferred the capital from Dhaka to Maqsoodabad, which is known as Murshidabad. In the year 1717, he was appointed as the Subedar of Bengal, and Murshidabad became the capital of Bengal. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं, and that is the famous Lal Bagh Garden of Bangalore was commissioned by which of the following rulers? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदर अली। तो हैदर अली ने कमीशन किया था जो लाल बाग गार्डन है बेंगलोर में सिचुएटेड, इसको ये आपने ध्यान में रखना है। सो Lal Bagh Botanical Garden is located in Bengaluru. It was first commissioned during the time of Hyder Ali. Hyder Ali decided to create this garden similar to that of the Mughal gardens. अगर हम बात करें मुगल गार्डन्स की, तो मुगल एम्परर बाबर ने स्टार्ट किया था मुगल गार्डन्स को क्रिएट करना इंडिया में। तो मुगल गार्डन की फाउंडेशन बाबर ने रखी थी, और जो फर्स्ट मुगल गार्डन था उसका वो बिल्ट हुआ था इन द ईयर 1528 में, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका नाम था रामबाग। रामबाग 1528 में क्रिएट हुआ था। लेटर टिपू सुल्तान डेकोरेटेड इट, यानी कि कौन से गार्डन की बात हो रही है? लाल बाग गार्डन को टिपू सुल्तान ने लेटर ऑन डेकोरेट किया था विथ यूनिक प्लांट स्पीसीज। द गार्डन वॉज मैनेज्ड बाय मोहम्मद अली एंड हिज सन अब्दुल खादिर। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें टिपू सुल्तान की, वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स थे जो बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में डिफीट हुए थे, जो 1799 में लड़ा गया था। सो लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज एरा द आगरा कैनाल वॉज फिनिश्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो ये आगरा कैनाल है इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ था। द इरिगेशन वर्क ऑफ आगरा कैनाल वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ओखला इन दिल्ली। द कंस्ट्रक्शन बिगेन इन द ईयर 1868 एंड कंप्लीटेड इन 1874। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इज, हु लेड द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल आयरे कूटे, इन्होंने लीड किया था बैटल ऑफ वांडी वॉश को फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। सो इंग्लिश आर्मी वॉज लीडेड बाय जनरल आयरे कूटे इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश विच वॉज फॉट इन द ईयर 1760। अगर हम बात करें जनरल आयरे कूटे की, तो ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे। ये बेसिकली बैटल ऑफ वांडी वॉश, इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द फ्रेंच पीपल टू अक्वायर द फोर्ट ऑफ वांडी वॉसी विच इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के वांडी वॉसी फोर्ट को अक्वायर करने के लिए ये एक बैटल लड़ा गया था बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश
ये आपको ध्यान में रखना है. His sepoy troop called him as कूटे बहादुर, which means कूटे the brave. तो बेसिकली जो आयरेकूटे की जो आर्मी थी, उन्होंने उस आर्मी ने आयरेकूटे को एक टाइटल दिया था कूटे बहादुर. बहादुर मीन्स ब्रेव इन इंग्लिश. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉय इज ऑल्सो नोन एज क्रिश्चियन वाइस रॉय. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड इरविन. तो लॉर्ड इरविन को क्रिश्चियन वाइस रॉय के नाम से जाना जाता है. तो लॉर्ड इरविन served as the Viceroy of India from 1926 to 1931. He was also known as Christian Viceroy. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड इनके टाइम पे जो मेजर वर्क हुआ था, इट वॉज द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931. ये आपने ध्यान में रखना है. दिस एग्रीमेंट ended the civil disobedience movement in India. So the next question is, before the introduction of Lord Dalhousie's doctrine of lapse, the same kind of policy was introduced by the English company in which year? Correct answer will be option number ए, यानी कि 1834 में इंट्रोड्यूस की थी द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बेसिकली अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1848. लेकिन इससे पहले इसी टाइप की पॉलिसी इंग्लिश कंपनी ने इंट्रोड्यूस की थी इन द ईयर 1834. डलहौजी इज नॉट कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स because before the introduction of Lord Dalhousie's doctrine of lapse, the same kind of policy was introduced by the English company in the year 1834, and Mondovi was the first state to accept the policy in the year 1939 में. ये आपको ध्यान में रखना है. अदर देन दैट अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इन्होंने इंडिया में काफ़ी अच्छा काम किया था ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द रेलवेज. तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने. ही इज़ ऑल्सो known as the father of Indian Railways. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इंडिया की फर्स्ट ट्रेन की, तो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875 में आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ था. सो आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था दैट विच वाज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. इन्होंने इस आर्य समाज को फॉर्म किया था इन 1875. सो इन द ईयर 1875 10th अप्रैल आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे. So basically proselytization यानी act of religious conversion was first introduced by this organization. ये भी आपने ध्यान में रखना है. बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो आर्य समाज के प्रिंसिपल्स थे कि वेदास के बारे में बेसिकली एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को कलेक्ट करना और ऐसा मानना कि द वेदास आर द सोर्स ऑफ नॉलेज. और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस स्लोगन भी चला था विच वॉज बैक टू वेदास. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. अदर देन दैट यहाँ पे गॉड को एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया था. एक्सेप्टिंग द ट्रुथ एंड रिजेक्टिंग द अनट्रुथ्स वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग दिस रिलीजियस मूवमेंट हम कह सकते हैं, या फिर रिफॉर्म. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is to do something for the indigo planters. Who among the following persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला इन्होंने बेसिकली गांधी जी को काफ़ी कन्विंस किया टू विजिट चंपारण, बिकॉज चंपारण में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल पॉलिसी चल रही थी ऑन द इंडिगो फार्मर्स. उनके साथ काफ़ी अन्याय हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए राजकुमार शुक्ला इन्होंने गांधी जी को परसुएट किया कि वो आकर चंपारण विजिट करें. और जो ये चंपारण मूवमेंट था, इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू इंटरवीन इनटू द मैटर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स
of Champaran. The planters were forced to grow indigo on 3 by 20th of the land, and therefore it was known as तीन कथैया system. तो बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स को फोर्स किया जा रहा था, बेसिकली प्लांटर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने लैंड के 3 by 20 पार्ट में इंडिगो ग्रो करें. एंड इंडिगो जो है वो सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी क्रॉप नहीं थी, बिकॉज उसके वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रही थी. सो इट वॉज ओवरऑल इट वॉज एक तरीके से कह सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग, और इट वॉज टारगेटिंग द पुअर फार्मर्स. देयरफॉर गांधी जी को बुलाया गया फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दिस. द एजिटेशन ऑफ गांधी जी eventually abolished the system and helped to recover 25% of the illegally taken money of the planters from the authority. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1848. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बिटवीन 1848 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे. As per the doctrine of lapse, if any ruler of princely state died without a natural heir, the state's authority will pass to the British East India Company. तो बेसिकली इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है एक तरीके से टूटना. तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर अगर किसी भी राज्य में जो किंग है उनकी कोई अपनी संतान यानी मेल जो हेयर नहीं हुआ, सो इन दैट केस अगर उनका कोई बेटा नहीं हुआ तो उस केस पे क्या था प्रोविजन कि उस जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी. दिस वॉज द प्रोविजन अंडर doctrine of lapse in simple words. So under the terms of doctrine of lapse, the company annexed many princely states through like Satara, Jaipur, Sambalpur, Nagpur, Jhansi, Tanzore, Arcot, Udaipur, Awadh etc. तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इतने सारे स्टेट्स को अक्वायर किया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेट जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगी थी वो कौन सी थी, तो फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज सतारा. तो सतारा 1848 में इसको अनेक्स किया था थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है. और जहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1917 में विमेंस इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था. और इसके जो मेन लीडर थी दैट शी वाज एनी बेसेंट, ये भी आपने ध्यान में रखना है. एनी बेसेंट वाज आल्सो द फर्स्ट women to become the member of Indian National Congress, और the president of Indian National Congress, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन से ईयर में बनी थी, तो 1917 में बनी थी. सो ऑन 8 May 1917 in Adyar, Madras, a multi-ethnic group of women established the Women's Indian Association WIA. The WIA was one of the first organizations to boldly connect Indian women's social and sexual subjugation with patriarchy and poverty. ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें Women's Indian Association की, तो इसमें बेसिकली एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट लीडर, और या फिर हम कह सकते हैं एनी बेसेंट ने लीड किया था इस एसोसिएशन को अलॉन्ग विथ मार्गरेट सिस्टर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड 3 times एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नारोजी. तो दादा भाई नारोजी इनको ये इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस. अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड ऑन 28 December 1885 में ये फॉर्म हुआ था एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. और WC बनर्जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC. दादा भाई नारोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ने कहा जाता है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 to 95. He served 3 times as the president of the session of Indian National Congress, that is Kolkata session of 1886, Lahore session of 1893 and Kolkata session of 1906, where the idea of the Swaraj was used for the first time. तो
स्वराज का आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में यूज़ हुआ था? 1906 के कैलकाटा सेशन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें ग्रैंड ओल्ड वेमेन ऑफ द कंट्री और या फिर ग्रैंड ओल्ड वेमेन ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए अरुणा असफ अली। तो इनको कहा जाता है एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या फिर ग्रैंड ओल्ड वेमेन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the role of Warren Hastings when he joined the East India Company? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइटर। तो एज अ राइटर वॉरेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। वॉरेन हेस्टिंग वॉज अ राइटर व्हेन ही जॉइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन द ईयर 1758 ही बिकेम अ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ द देन कैपिटल ऑफ बंगाल दैट वॉज मुर्शिदाबाद। और अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने इंडिया में कौन सा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो इजारदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन विच ईयर? तो 1773-74 के आसपास ये वॉरेन हेस्टिंग बने थे एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बेसिकली 1773 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who of the following compared Ranjit Singh with Napoleon and called him as the Bonaparte of the East? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्टर जैक्वेमॉन्ट। तो विक्टर जैक्वेमॉन्ट इन्होंने कंपेयर किया रंजीत सिंह को एज द नेपोलियन ऑफ द ईस्ट यानी बोनापार्टे ऑफ द ईस्ट। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रेंच का काफ़ी फेमस रूलर था, इसके नाम से डेजिग्नेट किया रंजीत सिंह को एज द बोनापार्टे ऑफ द ईस्ट। सो विक्टर जैक्वेमॉन्ट was a French traveler. He visited the kingdom of Ranjit Singh and called him as the Bonaparte of the East. इसके अलावा अगर हम बात करें नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। So the next question is, according to the declaration of Clement Attlee, the cessation of British rule in India would be happened by which date? Cessation मतलब एक तरीके से स्टॉप होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 जून 1947। तो क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी या सिंपली इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा अप टू 30 जून 1947। क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड ऑन 20 फरवरी 1947 दैट द सीजेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी हैपन बाय 30 जून 1948। लेकिन जो फाइनल पावर जो एडवांस्ड पावर दी गई थी इंडिया को बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 15 अगस्त 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Next question, which of the following newspapers was published by Dadabhai Naoroji, who is also known as the Grand Old Man of India? Correct answer will be option A यानी कि The Voice of India. This newspaper was started by Dadabhai Naoroji in the year 1883. सो इट वॉज पब्लिश फ्रॉम बॉम्बे, ये भी आपको ध्यान में रखना है प्लेस कहाँ से ये पब्लिश होता था न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया, बॉम्बे से। इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड वेमेन ऑफ इंडिया की बात करें तो अरुणा असफ अली, शी इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड वेमेन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1839 से लेकर 42। सो 1839 टू 1842 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई थी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन द ईयर 1839 to 42 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड अकलैंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें एंग्लो अफगान वॉर्स की, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इट वॉज फॉट इन द ईयर 1839 से लेकर 42 में। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1878 to 1880 एंड द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन द ईयर 1919। Next question, who of the following blamed the doctrine of lapse of Lord Dalhousie for being the cause of the Great Revolt of 1857? Correct answer will be option number A, Smith. तो Smith was a historian who blamed Lord Dalhousie, जिन्होंने doctrine of lapse को introduce किया था, तो he blamed that doctrine of lapse was responsible for the first revolt of independence या फिर first war of independence which was fought in the year 1857. So the doctrine of lapse created a fear
unfavorable environment among the ruler of the states of India and created dissatisfaction among the Hindus. Historian Smith, he blamed Lord Dalhousie for being a major cause of the Great Revolt of 1857. ये आपने ध्यान में रखना है. So next question देख लेते हैं. The hanging of the sepoy of the Barakpur unit Mangal Pandey took place on which date? Correct answer for this question will be option number B, यानी कि 8th of April 1857 को that मंगल पांडे he was hanged. ये अभी आपने ध्यान में रखना है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. मंगल पांडे was a sepoy of the 34th Native Infantry of Barakpur unit. He fired at the sergeant major of the unit. Later, he was accused and scheduled to be hanged on 18th April, but he was hanged 10 days before on 8th of April 1857. ये भी आपने ध्यान में रखना है that मंगल पांडे he was hanged on 8th of April 1857 और इन्होंने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एंड ही फॉट फ्रॉम द प्लेस नोन एज बैरकपुर. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लॉर्ड मायो फाउंडेड द मायो कॉलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजमेर. तो अजमेर में बेसिकली लॉर्ड मायो ने मायो कॉलेज को फॉर्म किया था यानी फाउंड किया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. मायो कॉलेज वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड मायो इन द ईयर 1875 इन अजमेर, राजस्थान. द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस कॉलेज वाज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन प्रिंसेसेस. The name of the first principal of this college was Colonel Oliver St. John. ये भी आपने ध्यान में रखना है. The name of the first principal of this college which was created or founded by Lord Mayo. And Lord Mayo इनके टाइम पर इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था. This also you have to keep in mind. So the next question is the laws made under which of the following act of the government of India were called to be acts? Correct answer will be option number A, यानी कि Charter Act of 1833. So the Charter Act of 1833 was an act of the Parliament of the United Kingdom. The laws made under this act were to be called as acts. Before the introduction of the Charter Act of 1833, the laws were known as regulations. ये भी आपने ध्यान में रखना है. So before the Charter Act of 1833 जितने भी लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था. एंड आफ्टर दिस एक्ट जो लॉज हैं उनको एक्ट्स के नाम से जाना जाने लगा. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अदर देन दैट अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की, तो बेसिकली द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकंस्ट्रक्टेड द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ट्रांसफॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Next question. The first roundtable conference was held in which year? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी 1930 से लेकर 1932 के बीच में. इन द ईयर 1930 in November, the first roundtable conference was held. और अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, who is also known as the father of Indian Constitution, इन्होंने तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी इनको अटेंड किया था. ये भी आपने ध्यान रखना है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों के तीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अटेम्प्ट की थी. So the next question is the first roundtable conference was held in which year? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. सो टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम 1930 to 1932. इन द ईयर 1930 नवंबर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड. और ये सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी. एंड द कॉन्फ्रेंस इट वॉज इनॉगरेटेड बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने 3 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेम्प्ट किया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बात करें ये कॉन्फ्रेंस किस जगह पर हुई थी, तो रॉयल गैलरी हाउस में. ये जो रॉयल गैलरी हाउस जो लंदन में है, यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 ऑफ नवंबर 1930 को हुई थी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. और इंडिया के जो फेमस डेलीगेट्स की बात करें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो 74 डेलीगेट्स इंडियन डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 58 डिफरेंट पॉलिटिकल
पार्टीज ऑफ इंडिया, फिर पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महादेव गोविंद रनारे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा को फॉर्म किया था। महादेव गोविंद रनारे was one of the founding members of Indian National Congress. He was one of the earliest judicial officers of India. In 1893, he was uplifted to the Bombay High Court. He established Pune Sarvajanik Sabha in the year 1870 as pre-INC organization. ये भी आपने ध्यान में रखना है। If we talk about INC, Indian National Congress, it was formed on 28th of December 1885 at Gokul Das Tejpal Sanskrit College. So next question देख लेते हैं, and the next question is the Kakori conspiracy was the train robbery that took place between Kakori and Lucknow in which year? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड इट वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इस कॉन्स्पिरेसी को रचा था। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी was a train robbery that took place between Kakori near Lucknow on 9th of August 1925 during the Indian independence movement against the British Indian government. The robbery was carried out by Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Rajendra Lahiri, Chandrasekhar Azad and others. अगर हम बात करें बेसिकली इसका रीज़न क्या था, तो बेसिकली HRA को फंड की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से जो HRA के मेंबर्स थे उन्होंने इस ट्रेन को रॉब करने की एक कॉन्स्पिरेसी रची। अदर देन दैट लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज ऑफ HRA को क्रिएट करने के लिए अमंग द इंडियंस दिस अटैक वाज डन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इट वाज डिवाइडेड बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम बात करें 1907 के सेशन की ऑफ INC, इट वाज हेडेड बाय राज बिहारी घोष, ये भी इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। सो इट वाज द सूरत सेशन ऑफ 1907 दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू एंड दीज टू ग्रुप्स वर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम बात करें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजीज़ की डिफरेंस के बारे में, तो एक्सट्रीमिस्ट ये दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जबकि जो मॉडरेट्स थे ये चाहते थे सेल्फ रूल तो चाहते थे, बट दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द नॉमिनल ब्रिटिश एम्पायर और द नॉमिनल ब्रिटिश रूलर्स की, ये एक तरीके से उनकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट दे वर लीडेड बाय लाल बाल पाल, वाइल द मॉडरेट्स दे वर हेडेड बाय GK गोखले। So the next question is, who was the founder of Swatantra Party? Correct answer will be option number D, यानी कि C. Rajgopalachari. He was the founder of the Swatantra Party. The Swatantra Party was an Indian classical liberal political party that existed from 1959 to 1974 तक ये पार्टी का एग्जिस्टेंस रहा। It was founded by C. Rajgopalachari in reaction to what he felt was Jawaharlal Nehru. He dominated Indian National Congress increasingly socialist and statist outlook. तो बेसिकली C. Rajgopalachari इन्होंने एक नई पार्टी बनाई विच वॉज स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि इनको लगा कि INC में जो कंप्लीट डोमिनेशन है इट वॉज डन बाय जवाहरलाल नेहरू, देयरफॉर ही फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी इन द ईयर 1959। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 टाइम्स। तो वास्को ड गामा इन्होंने इंडिया को 3 टाइम्स विजिट किया था। वास्को ड गामा केम टू इंडिया 3 टाइम्स। ही डाइड इन द सिटी ऑफ कोचिन ऑन क्रिसमस ईव इन 1524, 3 months after his arrival. As per the royal instructions, Vasco da Gama he succeeded Henrik de Menezes एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वास्को ड गामा, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इन्होंने कब विजिट किया, तो 20 मई 1498 को वास्को ड गामा इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को विजिट किया।
and he sailed from Lisbon, which is located in Portugal, and rounded Africa's Cape of Good and reached to India. ये भी आपने ध्यान में रखना है। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंडिया में आए थे, और इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कैलिकट में कदम रखा था, हम एक तरीके से कह सकते हैं कैलिकट में ये लैंड हुए थे। सो next question, during which of the following movement Bal Gangadhar Tilak was given the epithet लोकमान्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट के टाइम पर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको ये टाइटल मिला था लोकमान्य का। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन एपिटेट लोकमान्य ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होम रूल मूवमेंट। ही वॉज वन ऑफ द पॉपुलर लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये भी आपने ध्यान में रखना है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द निक नेम ऑफ बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट की बात करें तो 1916 से लेकर 1918 तक ये मूवमेंट चला, एंड यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका साथ दिया था एनी बेसेंट ने इस होम रूल मूवमेंट में। और जो होम रूल मूवमेंट है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द होम रूल मूवमेंट ऑफ आयरलैंड। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is, during which of the following movement Bal Gangadhar Tilak was given the epithet Lokmanya? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल मूवमेंट के टाइम पर बाल गंगाधर तिलक, इनको ये टाइटल मिला था लोकमान्य का। सो बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट, एंड होम रूल मूवमेंट अराउंड 1916 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। एंड इन दिस होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ही वॉज अकम्पनीड बाय एनी बेसेंट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो एनी बेसेंट को डायमंड सोल के नाम से भी जाना जाता है। ही was one of the popular leaders of the Indian independence movement। बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। The British colonial authorities called him as the father of Indian unrest। इसके अलावा अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक इनकी काफ़ी फेमस पब्लिकेशंस हैं, जैसे केसरी इनका फेमस न्यूज़पेपर है, द बंगाली एंड यंग इंडिया। दीज आर सम ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बात करें इनकी बुक की, तो गीता रहस्य इट वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, एंड द ओरियन was also written by Bal Gangadhar Tilak. Next question, by the Act of 1858, India was to be governed under whom? Correct answer will be option number B, यानी कि in the name of crown। तो after the first war of independence, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सारी पावर्स चली गई थी इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाइसरॉय की बात करें तो हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। जो गवर्नर जनरल का जो टाइटल था, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाइसरॉय, एंड वाइसरॉय वॉज सपोज टू बी हेडेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act of 1858 was an act of the Parliament of the United Kingdom passed on August 2, 1858. Its provisions called the liquidation of the British East India Company, who had up to this point been ruling British India under the auspices of Parliament, and transference of its functions to the British Crown। ये भी आपने ध्यान में रखना है। All the powers they were vested in the hand of the British Crown। So next question, the Ghadar Party was founded in November 1913 in San Francisco, USA by whom? Correct answer will be option B, यानी कि Lala Hardayal। He was the founder of this Ghadar Party, which was formed in November 1913 in San Francisco. So in 1913, Pacific Coast Hindustan Association was founded by Lala Hardayal with Sohan Singh Bhakana as its president, which was called as the Ghadar Party. The members of this party were immigrant Sikh of US and Canada. The first issue of the Ghadar was published from San Francisco on November 1, 1913। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके फाउंडर जो थे वो थे लाला हरदयाल, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह भाखना। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो बेसिकली जो फर्स्ट इसका पब्लिकेशन था वो नवंबर 1, 1913 में निकला था, लेकिन जो ओरिजिनल फाउंडेशन हुई थी इसकी, वो हुई थी 15 जुलाई 1913 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसकी जो ऑपरेशन थे दे वर सीज्ड ऑन जनवरी 1948। ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
Next question, which of the following treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bazirao II? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ट्रीटी ऑफ बसेन. सो बाजीराव II was the last Peshwa of the Maratha Empire who governed from 1795 to 1818. He was installed as puppet ruler by the Maratha nobles whose growing power prompted him to flee his capital and sign the Treaty of Bassein in 1802 with the British. अगर हम बात करें, बात यहाँ पर हुई है मराठा एम्पायर की. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मराठा एम्पायर? तो बेसिकली अगर हम बात करें शिवाजी भोंसले, ऑल्सो नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मराठा एम्पायर. ये आपने ध्यान में रखना है. छत्रपति शिवाजी महाराज, ही फाउंडेड दिस मराठा एम्पायर इन 1674. Next question, who started the first English newspaper in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि J.A. हिकी. तो जेम्स अगस्टस हिकी, ही पब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इन द ईयर 1780, जिसका नाम था बंगाल गजेट. बंगाल गजेट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जेम्स हिकी. Hickey's Bengal Gazette was the first English language newspaper published on the Indian subcontinent. It was founded in Calcutta, which was the capital of British India at the time, by Irishman James Augustus Hickey in the year 1779. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की, तो उसका नाम था उद्दंत मार्तंड. तो उद्दंत मार्तंड वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो पब्लिश हुआ था 30th of May 1826 को. Next question, who is regarded as the father of modern India? Correct answer will be option number A यानी कि राजा राम मोहन रॉय. तो राजा राम मोहन रॉय, he is regarded as the father of modern India. Raja Ram Mohan Roy is also known as the father of modern India in acknowledgement of his age, making social, instructive and political changes. Other than that, Raja Ram Mohan Roy, इन्होंने ब्रह्मो समाज को भी फॉर्म किया था in the year 1828, whose main purpose was to improve the social, religious reforms in India. अदर देन दैट अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डुप्लेक्स. तो डुप्लेक्स, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो जनरल जोसेफ फ्रांसिस्कोस डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. अगर हम बात करें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब लड़ा गया था, तो 1744 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर. तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, हु वॉज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड फॉर ICS. ICS स्टैंड्स फॉर इंडियन सिविल सर्विस. सो Satyendra Nath Tagore was the first Indian to enter the Indian civil services through the competitive exams in London. He was involved in founding the Hindu Mela at Belgachia, Calcutta in 1876 and wrote patriotic songs for it. He was active in the Adi Brahmo Samaj and became its president and Acharya in 1907 along with his elder brother Dvijendra Nath Tagore. तो बेसिकली जो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, ही वॉज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ये वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ICS में एंटर किया था. ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. अदर देन दैट अगर हम बात करें सत्येंद्र नाथ टैगोर की, तो इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विस है वो 1863 में ज्वाइन की थी, एंड ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ आर.एन. टैगोर. अगर हम बात करें इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट की, तो पास हुआ था, ये पास हुआ था 1861 में, विच स्टैब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेलगांव सेशन ऑफ 1924 में गांधी जी became the president of INC. Gandhi ji served as the president of INC in the Belgaum session of 1924. It is the only session where he served as the president. ये भी आपने ध्यान में रखना है. And this Belgaum, this is situated in Karnataka. If we talk about the other sessions of INC, जैसे 1923 के सेशन की बात करें तो इट वाज हेडेड बाय अबुल कलाम आज़ाद. 1924 का महात्मा गांधी. 1925 की बात करें तो सरोजनी नायडू. इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड दैट इज हु थ्रू 2 bombs on the door of the Central Assembly in Delhi on 8th of April 1929. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने बॉम्ब्स फेंके थे इन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन 8th of April 1929, a very important day to remember. So Bhagat Singh also disapproved that the two should be escorted after the bombing by the rest of the party. On 8 April 1929, Singh and Dutt threw a bomb onto the corridors of the assembly and shouted "Inqilab Zindabad", जिसका मतलब होता है Long live the revolution. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इसके मेन पर्पस की, तो बेसिकली द बॉम्ब्स वर थ्रोन टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial rule and to remind the foreign government that it is the exploitation. The thing they were doing in our country was the exploitation, and the revolutionaries did not intend to harm anyone. So this was the reason behind throwing these bombs. ये आपने ध्यान में रखना है. So the next question is, in 1818, Brahmo Samaj founder Raja Ram Mohan Roy wrote a dissertation on meaning and importance of what? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गायत्री मंत्र. तो बेसिकली जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, और इसमें गायत्री मंत्र मेंशन्ड है. एंड ऐसा माना जाता है दैट दिस मंत्र इज डेडिकेटेड टू द वैदिक डेटी नोन एज सावित्री, जो है सन गॉड. So in 1818, Brahmo Samaj founder Raja Ram Mohan Roy wrote a dissertation on meaning and importance of the Gayatri Mantra. So in the year 1827, Brahmo Samaj founder Raja Ram Mohan Roy wrote a dissertation on meaning and importance on the Gayatri Mantra. Of the Gayatri Mantra, he suggested a Brahmin to always chant Om at the beginning and end of the Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra was used for private devotion from 1830 for those who adhered to the philosophy of Brahmo Samaj. ये आपको ध्यान में रखना है. So the next question is, who among the following was the founder of the Paris Indian Society? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भिकाजी कामा. तो मैडम भिकाजी कामा, शी वॉज द फाउंडर ऑफ पेरिस इंडियन सोसाइटी. मैडम भिकाजी कामा फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी इन पेरिस, फ्रांस 1905, जब बंगाल का डिवीजन भी हुआ था बाय लॉर्ड कर्जन. सो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. अदर फाउंडिंग मेंबर्स वर मुंशीर शाह Burzorzi, Godrej, and S.R. Rana. It was a branch of the Indian Home Rule Society which was founded in 1905 in London. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सावित्री बाई फूले वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2. तो विमेन और डिप्रेस क्लास के लिए सावित्री बाई फूले इन्होंने काम किया था. एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले. सावित्री बाई फूले इज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा गोविंद राव फूले. दे बोथ लेड द एंटी कास्ट मूवमेंट्स इन पूना. They worked for the upliftment of women and the depressed classes. They opened the first school for untouchables in the year 1852. ये भी आपने ध्यान में रखना है. और जो ज्योतिबा गोविंदराव फूले हैं, he was the founder of सत्य शोधक समाज. Next question. Who was the first Governor General of India? Correct answer will be option number B, यानी कि Lord William Bentinck was the first Governor General of India.
In 1835, Lord William Bentinck became the first Governor General of India. After 1858, the Governor General was known as Viceroy, ये भी हमने डिस्कस किया था, which functioned as the Chief Administrator of India and as the Sovereign's representative. Basically, first Governor General of India की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे. फर्स्ट वाइस रॉय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस. He introduced the permanent settlement in India. Permanent settlement was introduced in the year 1793 under Lord Cornwallis as the Governor General. This was introduced in the hope of generating a steady revenue for the East India Company and encourage the zamindars to invest in improving the land. Basically, this was the reason behind the permanent settlement of 1793 कि आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द राउलेट एक्ट वाज पास्ड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 18 मार्च 1919 को ये राउलेट एक्ट को पास किया गया था. 18 मार्च 1919, विच वाज आल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट. सो the Rowlatt Act was passed by the British government to increase their grip on power over the common folk. अगर हम बात करें राउलेट एक्ट के रियल नेम की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट of 1919. This law was passed in March 1919 by the Imperial Legislative Council, which gave them the power to arrest any person without any trial. So this was the provision under the राउलेट एक्ट. और इसके अगेंस्ट राउलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने ऑन 6 अप्रैल 1919 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस दांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवसराई. तो नवसराई इज द प्ले, नवसराई डिस्ट्रिक्ट में दांडी ये प्लेस लोकेटेड है. तो बात यहाँ पर हुई है दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च को डिस्कस करेंगे अभी हम डिटेल में. Basically, Dandi is situated in the state of Gujarat. It is the place where Gandhi ji completed his Dandi March, और ये दांडी है नवसराई में. दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है. एंड 12 मार्च 1930 में ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था. अगर हम बात करें ये एंड कब हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 में ये जो सॉल्ट मार्च है इट एंडेड एट अ प्लेस नोन एज साबरमती इन अहमदाबाद. अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स कितने थे गांधी जी के साथ, 78 अदर डेलीगेट्स थे अलॉन्ग विद गांधी जी, जिन्होंने ये दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड गांधी जी वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस. सो इसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन द ईयर 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits, because गांधी जी का यहाँ पे जो से था वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक तरीके से काफ़ी ह्यूज डिस्टेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द अपर क्लास हिंदूज एंड द लोअर क्लास हिंदूज. एक तरीके से डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी में. देयरफॉर ही वाज अगेंस्ट दिस डिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफिशियली डिमांडेड फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल. तो इन्होंने डिमांड किया था फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली. ये मोहम्मद इकबाल, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो एक नेशनल सॉन्ग है ये भी लिखा था. ये आपने ध्यान में रखना है. तो मोहम्मद इकबाल campaigned for the formation of separate state for Muslims in the 1930s. ये आपने ध्यान में रखना है. अदर देन दैट जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था इसके अंडर भी एक सेपरेट स्टेट की मांग की गई थी फॉर मुस्लिम्स. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इट वॉज पास्ड बाय मिंटो पार्क इन लाहौर, जहाँ पे 1940 में 3 days की एनुअल मीटिंग रखी गई थी. सो
इसके अलावा अगर हम बात करें हु वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टर्म पाकिस्तान को यूज़ किया था, तो पाकिस्तान टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय चौधरी रहमत अली। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ India. Lord Canning was the first Viceroy of India. His tenure lasted for 4 years between 1858 से लेकर 1862 के बीच में इनका tenure रहा। Next question, who renounced the title of Haziq ul Mulk during the time of Khilafat movement? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हकीम अजमल खान। इन्होंने अपना टाइटल हजीक उल मुल्क को रिनाउंस कर दिया था, यानी एक तरीके से अपनी जो इनको टाइटल मिला था उसको त्याग दिया था। तो हकीम अजमल खान विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो एक पॉलिटिकल कैंपेन था विच वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स इन द ईयर 1919 और ये चला था 1924 तक। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे र्यूमर्स फैल गए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश जो बेसिकली ब्रिटिश पीपल है, ऑटोमन एम्पायर है, वो जो खलीफा हैं उनके ऊपर काफ़ी हार्श ट्रीटीज़ लगाने वाले हैं। तो जो खलीफा होते हैं उनको एज अ स्पिरिचुअल हेड माना जाता है ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ खलीफा, द प्रेस्टीज ऑफ खलीफा, ये खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। सो इन 1920 हकीम अजमल खान हैड अनाउंस्ड हिज गवर्नमेंट द टाइटल हजीक उल मुल्क, जिसका मतलब होता है हीलर ऑफ द नेशन, विच वॉज गिवन टू हिम इन 1908 एंड कासर ए हिंद विच वॉज गिवन इन 1915 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। फेमस लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट की बात करें सो इट वॉज स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। So next question, under the non-cooperation movement the council elections were boycotted in most of the province except, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मद्रास। तो मद्रास में जो काउंसिल इलेक्शंस थे ये लड़े गए थे, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द कंट्री ये इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया था। सो वाइल मोस्ट प्रोविंसेस बॉयकॉटेड द council elections during the non-cooperation movement, Madras did not do so. In Madras, the party of non-Brahmins, जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, did not want to boycott the council elections. ये आपने ध्यान में रखना है, जस्टिस पार्टी जीती थी ये इलेक्शंस को, ये आपने ध्यान में रखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें सो ये एक नॉन वायलेंट पॉलिटिकल कैंपेन था विच वॉज लीडेड बाय महात्मा गांधी। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1920 एंड फाइनली एंडेड in the year 1922 after the Chauri Chaura incident. Next question, what was the actual duration of first round table conference? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। The Roundtable Conference were a series of 3 conferences conducted by the Labour Party-led British government to deliberate upon and bring about constitutional reforms in British India during 1930 to 1932। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खान अब्दुल गफर खान इज़ पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। Khan Abdul Ghaffar Khan was born in Pashtun in 1890 in today's Pakistan. He was the first nicknamed एस बादशाह खान, यानी कि किंग ऑफ ऑल लीडर्स। लेटर इनको ये फ्रंटियर गांधी का टाइटल भी मिला था। महात्मा गांधी जी की बात करें तो बापू जी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी इनका ओरिजिनल नेम था। महात्मा जो टाइटल था इट वॉज गिवन बाय आर एन टैगोर। विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे इनका निक नेम है आचार्य, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड जवाहरलाल नेहरू इन चाचा जी के नाम से जाना जाता था। Question is, where was the All India Khilafat Conference held in 1919? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट द खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली ऑन 23rd of November 1919। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इट्स पर्पस वाज टू हेल्प द पीपल ऑफ टर्की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइंड द पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी के बिहाफ में पूना पैक्ट को साइन किया था. सो ऑन 24th of September 1932 द पूना पैक्ट was sealed between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar in the Yerwada jail और इन पुणे. तो यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे में ये जो पूना पैक्ट है ये साइन हुआ था. Gandhiji was undertaking the fast unto death against the British government's decision to grant separate electorates for the repressed classes. इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि गांधी जी चाहते थे कि एक तरीके से डिफरेंसेस और ज़्यादा ना क्रिएट हो between the people of upper caste and lower caste. Therefore, he was against the provision of separate electorates. और ये पूना पैक्ट फाइनली साइन हुआ था 1932 में नियरवाड़ा सेंट्रल जेल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. तो चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ को फॉर्म किया था इन विच ईयर? 1932 में ही गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ को फॉर्म किया था. इसके अलावा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द ईयर 1930. इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्नी सभा को भी फॉर्म किया था बी आर अम्बेडकर जी ने 1924 में. Next question. During the tenure of which governor was Victoria Memorial Hall of Calcutta built? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंस. तो लॉर्ड हार्डिंस के टाइम पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कलकत्ता में है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. सो इन 1844 द हार्डिंस केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल. द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हार्डिंस टाइम वॉज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1845 to 1846 के बीच में ये हुआ था. The result of the war was in favor of the British and the British extended the empire from Jalandhar to Punjab. After this Anglo-Sikh war, ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. At which place गांधी जी gave the slogan do or die? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था डू और डाई का. So Gandhiji made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at the Gwalior Tank Maidan on 7th of August 1942. और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 9th of August या 10th of August 1942 के बीच में इसकी डेट मानी जाती है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So the next question is, who was the head of Simon Commission? Correct answer will be option number B, यानी कि Sir John Simon was the head of this Simon Commission. Option B will be the correct answer. The Indian Statutory Commission, also known as the Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of जॉन साइमन. अगर हम बात करें साइमन कमीशन ये फॉर्म कब हुआ था? सो बेसिकली द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1927 को ये फॉर्म हुआ था और इंडिया में अराइव हुआ 3rd of Feb 1928 को. इसका जो पर्पस था वो था टू एडवाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया. लेकिन इसका जो कंपोजिशन था यहाँ पे 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे. इट इज़ नॉट इंक्लूड एनी इंडियन. देयरफॉर जो इंडियंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर हम बात करें साइमन कमीशन के टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइमन कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी. इनकी ये बुक है हिंद स्वराज. इन 1909 मोहनदास करमचंद गांधी पब्लिश्ड हिज हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल. He discusses Swaraj, contemporary civilization, mechanization, and other topics regarding it. So basically, the book Hind Swaraj, it was written by Gandhi ji. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब इंडिया लौटे थे, तो ऑन 9th of January 1915 में गांधी जी ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. एंड देयरफॉर हर साल हम 9th of January को NRI डे की तरह मनाते हैं. Next question, in whose time the first court was established in Calcutta? The correct answer will be option number B, यानी कि
Warren Hastings. The Warren Hastings was responsible for the establishing a court in the first court of the country in Calcutta. Warren Hastings, he was also the first governor of Bengal, Governor General of Bengal. So, during the time of Warren Hastings, under Regulating Act of 1774, a Supreme Court was established in Calcutta, which is present day in Kolkata, whose jurisdiction was up to Calcutta. All the Indians and Britishers living in the Calcutta were within इट्स पेरीफेरी, यानी इसके जो जुरिडिक्शन है उसके अंडर ही आते थे जितने भी इंडियंस और ब्रिटिशर्स थे जो कलकत्ता के पेरीफेरी में मतलब आसपास में रहते थे. अगर हम बात करें फर्स्ट कोर्ट की, सो इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम. तो फोर्ट विलियम में था ये फर्स्ट हाई कोर्ट, ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which Governor General of India is known as the father of modern Western education in India? Correct answer will be option A, यानी कि Lord William Bentinck. तो Lord William Bentinck is known as the father of modern Western education in India. Indian Governor General Lord William Bentinck is called as the father of modern Western education in India. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया की बात करें तो ये इंडिया के गवर्नर जनरल 1828 में बने थे और रहे थे 1834 तक. इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड मैकॉले की, तो मैकॉले ने इंट्रोड्यूस किया था वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ये भी आपने ध्यान में रखना है, लॉर्ड मैकॉले. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि both B and C. तो Motilal Nehru and C.R. Das, they were the founders of this Swaraj Party. So on 1st of January 1923, C.R. Das along with Motilal Nehru formed Swaraj Party and became its leader in Bengal Assembly. C.R. Das was its president and Motilal Nehru was its secretary. तो स्वराज पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. स्वराज पार्टी इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1923. Next question, which session of Indian National Congress gave the approval for civil disobedience movement? Correct answer will be option B, यानी कि लाहौर सेशन. So at Lahore session 1929, जहाँ Jawaharlal Nehru was the president, the working committee was authorized to launch a program of civil disobedience movement. Next question, the civil disobedience movement started with which incident? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडियंस ने कंप्लीटली बॉयकॉट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को and British goods को. On 12th of March 1930, Gandhiji set out a march from Dandi to Sabarmati Ashram. The Salt March marked the beginning of the civil disobedience movement. Next question. In the year 1917, Satyagraha Ashram shifted at which place? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबरमती. तो साबरमती में जो सत्याग्रह आश्रम है ये बेसिकली साबरमती में शिफ्ट हुआ था 1917 में. सो ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जीज फर्स्ट आश्रम इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड एट द कोचराब एरिया, जिसको कोचराब आश्रम के नाम से जाना जाता था. लेटर ऑन 1917 में ये आश्रम शिफ्ट कर दिया था साबरमती में. द आश्रम वॉज देन शिफ्टेड ऑन 17 जून 1917 टू अ पीस ऑफ ओपन लैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती. इसके अलावा अगर हम बात करें गांधी जी ने कौन सा एक आश्रम था विच ही स्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए फिनिक्स. तो फिनिक्स आश्रम को एक स्टैब्लिश किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में. अदर देन दैट टोलस्टॉय फार्म को भी गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था एट जोहान्सबर्ग. ये आपने ध्यान में रखना है. सो the next question is, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev along with Jai Gopal were involved in which of the following conspiracy case? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड जय गोपाल दे वर इन्वॉल्व्ड. सो टू अवेंज द किलिंग ऑफ Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Rajguru, Jai Gopal and Sukhdev conspired to kill the police chief Scott, but they shot on the DSP
JP सॉन्डर्स हु वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। तो बेसिकली जो साइमन कमीशन था उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे जब इंडियंस, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाला लाजपत राय इनको लाठीचार्ज के अंडर इनकी सडन डेथ हो गई थी। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड जयगोपाल इन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बंगाली राइटर सजेस्टेड द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज इंडियाज नेशनल लैंग्वेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूदेव मुखर्जी। तो भूदेव मुखर्जी इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो हिंदी लैंग्वेज है इट शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। द फैक्टर्स दैट एनहांस द स्टेटस ऑफ हिंदी, द contribution of Bhudev Mukherjee, well-known educationist and writer, played a key role in establishing the Nagari script in Bihar schools and law courts before 1892, और इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि हिंदी should be the national language of the country. Next question, which date is associated with the incident of Chauri Chaura? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट एक तरीके से एंडिंग था ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5 फरवरी 1922, when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement clashed with police and burnt the police station. Next question, New India and Commonweal newspapers were started by. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी बीसेंट। तो एनी बीसेंट इन्होंने न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जैसे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया था। एनी बीसेंट इनका निकनेम है डायमंड सोल, इनको डायमंड सोल के नाम से भी जाना जाता है। एनी बीसेंट had joined the Congress politics in 1914 and founded and edited journals Commonweal and New India to propagate and translate her ideas of constitutional agitation to force the British to concede home rule to the Indian people. तो ये था purpose of Annie Besant behind writing these journals. Next question, who among the following leaders led the revolt of 1857 in Rewai, Haryana? एट रेवारी हरियाणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राव तुलाराम। तो राव तुलाराम ने हरियाणा में 1857 का रिवॉल्ट लड़ा था हरियाणा से राव तुलाराम ने। राव तुलाराम was one of the most important leaders in the Great Mutiny of 1857. He is credited with temporarily driving all the British rule from Rewari and also helping rebel forces fighting in Delhi. Next question, who among the following personalities was the first president of the Progressive Writers Group? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप। मुंशी प्रेमचंद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इन लखनऊ 1936. The association was progressive literary movement and sought to inspire people through their writings advocating equality and attacking social injustice and backwardness. This was the purpose behind this progressive writers ग्रुप, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की, तो ये 1930s के आसपास फॉर्म किया गया था और इसके फेमस या फिर प्रोमिनेंट मेंबर्स थे मिर्ज़ा अदीब, हमीद अख्तर, जन निसार अख्तार। ये नेम्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रास गंगाधरम वॉज रिटन बाय हुम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जगन्नाथ पंडित। तो जगन्नाथ पंडित इनकी बुक है राज गंगाधरम, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ही वॉज अ पोएट, स्कॉलर एंड म्यूजिशियन इन द कोर्ट्स ऑफ मुगल एम्परर्स। जहांगीर और शाहजहां के कोर्ट में ये प्रेजेंट थे जगन्नाथ पंडित। इनके कोर्ट के पार्ट भी रहे थे जगन्नाथ पंडित, जिन्होंने राज गंगाधरम नाम की ये संस्कृत लैंग्वेज की बुक लिखी है। Next question, who among the following was the author of the book Unhappy India, written as a response to the book Mother India? Correct answer will be option number ए, यानी कि लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की ये बुक है अनहैप्पी इंडिया। बेसिकली जो मदर इंडिया बुक है इट वॉज रिटन बाय कैथरीन मायो, और इसमें जो इंडिया की
जो कॉलोनियल पीरियड की जो इविल साइड थी, जहाँ पे लोगों के एक तरीके से हम कह सकते हैं लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उसको नहीं शो किया गया था। तो अनहैप्पी इंडिया नाम की बुक में लाला लाजपत राय जी ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, और एक तरीके से रिस्पॉन्स था ये टू द बुक मदर इंडिया। सो अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय. इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1928. दिस बुक वॉज अ रिप्लाई टू द बुक मदर इंडिया रिटन बाय कैथरीन मायो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था. इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1904 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, एंड लॉर्ड कर्जन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ आर बंगाल. इसके अलावा अगर हम बात करें रीयूनाइटेड या फिर रीयूनाइट बंगाल कब हुआ, इट वॉज रीयूनाइटेड बाय लॉर्ड हार्डिंज in the year 1911. So अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की, it was established by the recommendation of the Raleigh Commission. Next question, the regulating act was passed in which year? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था. द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773. इट वाज फॉर्मली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट. इट वॉज द फर्स्ट लैंडमार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया. इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 1773. Next question, when did Raja Ram Mohan Roy joined the service of the East India Company? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1805 में राजा राम मोहन रॉय इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विसेज को ज्वाइन किया था. सो इन 1805 राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड सर्विंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. ही जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनीज राइटिंग सर्विस. ही वॉज अ प्राइवेट क्लर्क, जिनको मुंशी कहा जाता है, टू थॉमस वुडरॉफ. इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है. थॉमस वुडरॉफ की ये प्राइवेट क्लर्क थे राजा राम मोहन रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग said described Swami Vivekanand as the spiritual father of the modern nationalist movement? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि एस.सी. बोस. तो सुभाष चंद्र बोस was aware of the role of Vivekanand in the history of modern India. He described Swami Vivekanand as the spiritual father of the modern nationalist movement. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो स्वामी विवेकानंद जी को मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट के स्पिरिचुअल फादर कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है. अदर देन दैट इनको पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स का टाइटल दिया था. पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने. रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है, देश नायक. Next question, who among the following is known as the father of land settlement in northern India? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर एम बर्ड को कहा जाता है एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. आर एम बर्ड इज नोन एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री. Next question, during the viceroyalty of which of the following the institution of local self-government got flipped? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड रिपन. तो लॉर्ड रिपन इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है. इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन फ्रेमिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अदर देन दैट लॉर्ड रिपन को द गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन वॉज forwarded the proposal of local government. He wanted to develop municipal boards of the country. He is called as the father of local self-governance. Next question, the Asiatic Society of Bengal was founded by which of the following? Correct answer होगा ऑप्शन डी, यानी कि विलियम जोन्स. तो विलियम जोन्स ने फॉर्म की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ऑन 15 जनवरी 1764. Question, in which year Berlin Committee was formed? Correct answer will be option number C, यानी कि 1914 में बर्लिन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था. Berlin, it is the capital of Germany. Berlin Committee, later known as the Indian Independence Committee after 1915, was an organization formed in Germany in 1914 during World War I by Indian students and political activists residing in the country.
तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1915 में, 1914-15 के आसपास, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ वर्क ऑफ आर एन टैगोर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कपिल कुंडला इज नॉट अ वर्क ऑफ आर एन टैगोर। कपिल कुंडला, इट इज known as Mrinmoy, is a Bengali romance novel by Bangladeshi writer Bankim Chandra Chatterjee. Or Chitra, The Court Dancer, and Chitrangada, these are the important books written by R.N. Tagore. Next question, who was the architect of North and South blocks of Central Secretariat in Delhi? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्बर्ट बेकर। तो हर्बर्ट बेकर, इन्होंने साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में इनको डिज़ाइन किया है। अदर देन दैट, ऐसा कहा जाता है द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज डिज़ाइंड बाय हर्बर्ट बेकर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो हर्बर्ट बेकर, the Secretariat building, North and South Block, was designed by a prominent architect. He was an English architect who was a major designer of some New Delhi's most notable government structures. और पार्लियामेंट का जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था, इसका जो स्ट्रक्चर था, इट वॉज ऑल्सो मेड बाय दिस हर्बर्ट बेकर. High courts were established in Calcutta, Bombay and Madras in which year? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1861 के आसपास जो ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट हैं, ये स्टैब्लिश हुए थे. द हाई कोर्ट एट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वर established in the year 1861 under Indian High Court Act of 1861. It was inaugurated on 14th of August 1862. Next question, during whose viceroyship did the High Court come into existence at the three presidential cities of Calcutta, that is Calcutta, cities of Calcutta, Madras and Bombay? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन लॉरेंस के टाइम पर ये तीन हाई कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ था. इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लॉरेंस दैट द थ्री हाई कोर्ट्स वर established at Calcutta, Bombay and Madras. Next question, who gave the concept of संपूर्ण क्रांति? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है. प्रोग्राम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टर्म्ड एज संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, was advocated by Jayaprakash Narayan. He is popularly referred as JP or Loknayak. Next question, who is the author of the novel Devdas? Right answer will be option C, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी ये नॉवल है देवदास. Devdas is a Bengali language romance novel by Sharad Chandra Chattopadhyay, written when he was only 17 years old. Next, which is regarded as the Magna Carta of Indian education? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि वुड्स डिस्पैच, जो 1854 में इंडिया आया था. सो वुड्स डिस्पैच वॉज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बिकॉज इट एम्ड टू गिव मोर एजुकेशन लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड एडवांस देयर एजुकेशनल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम. दिस बुक इज नॉट रिटन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी. India Wins Freedom. This book is written by Maulana Abul Kalam Azad, who was also the first educational minister of the country, who remained in Congress president for almost about 6 years. Anand Mat की बात करें, so this was written by Bankim Chandra Chatterjee. Poverty and Un-British Rule in India by Dadabhai Naoroji, and Unhappy India by Lala Lajpat Rai. Next question, the national calendar, which is based on Sak era, was introduced in the year. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1957 में. द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साक एरा विच चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड नॉर्मल ईयर ऑफ 365 days was adopted from 22nd of March 1957. Kanishk the Great was the emperor of the Kushan dynasty in the 2nd century. Kanishk ascended the throne in 78 AD, and this date was used as the beginning of the Sak era. ये भी आपने ध्यान में रखना है. So option A will be the correct answer. Next question, who was the author of the book नील दर्पण? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि दीन बंधु मित्रा की ये बुक है नील दर्पण. नील दर्पण इज अ बंगाली लैंग्वेज प्ले विच वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा. So next question, who was responsible for the introduction of Vernacular Press Act?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड लाइटन पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 which authorized the government to confiscate newspapers and printed seditious material, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी seditious material जो इंडियंस है वो प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। दिस वॉज अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। So till date, who is the only Indian to have awarded Nobel Prize for Literature? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर एन टैगोर। तो आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर में इन 1913 for his book Gitanjali. So in the field of literature, for his profoundly sensitive, fresh and beautifully versed by which with consummate skills, and the name of the book was Gitanjali. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटली। तो एटली, क्लेमेंट एटली was the prime minister of England when India got independence. He was the leader of the Labour Party from 1935 to 55 and served as the prime minister of UK from 1945 to 1951. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन दैट हु वॉज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।